हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई ऋषभ कुमार अगेन वेलकम यू ऑन आवर चैनल एरुजीवा। हम लोग क्या डिस्कस करें, वी आर डिस्कसिंग क्लास 9 फिजिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इन प्रीवियस क्लास क्या पढ़ा दिया मैंने, आई हैव टॉट यू अबाउट फोर्स, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस फोर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब क्या है, हम जो न्यूटन थे, ही गेव 3 लॉज ऑफ मोशन, बट लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले वी नीड टू स्टडी अबाउट गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। हमारे जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, एंड ही गेव अ रिलेशन बिटवीन मोशन एंड फोर्स। मोशन और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ गैलीलियो एक्सपेरिमेंट द न्यूटन ही गेव 3 लॉज ऑफ मोशन। वो 3 लॉज ऑफ मोशन दिया उन्होंने। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि गैलीलियो एक्सपेरिमेंट क्या होता है। वो जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि जो पहले जब गैलीलियो नहीं आए थे उनसे पहले क्या होता था। उनसे पहले क्या था कि कोई बॉल है, कोई बॉल सपोज कि वो स्टेशनरी है, बॉल को हम लोग हिट करते थे, बॉल के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते थे, तो क्या होता था, बॉल कुछ दूर चल के फिर स्टॉप हो जाता था, बॉल कुछ दूर मूव करता था और स्टॉप हो जाता था, और फोर्स जबकि उस पर हम लोग नहीं लगाए वो जाके स्टॉप हो गया। तो इससे पहले के जो साइंटिस्ट थे या फिलोसफर्स थे, उन्होंने कंसीडर किया कि रेस्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज द नेचुरल कंडीशन, द स्टेट ऑफ रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब किसी भी बॉडी का जो नेचुरल स्टेट है, इसका मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट है। इसका मतलब कोई भी बॉडी हमेशा रेस्ट में ही रहना पसंद करता है। एनी बॉडी टेंड्स टू बी ऑलवेज इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट। वो हमेशा रेस्ट के कंडीशन में ही रहना पसंद करता है। लेकिन अब हमारे साइंटिस्ट हैं गैलीलियो सर। गैलीलियो सर ने कहा नहीं, हमारा रेस्ट, द नेचुरल कंडीशन ऑफ एनी बॉडी इज नॉट रेस्ट कंडीशन, द नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी इज नॉट द स्टेट ऑफ रेस्ट। जो रेस्ट है वो हमारे बॉडी का नेचुरल स्टेट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हम लोग कह सकते हैं कि सारे बॉडी बस रेस्ट में ही हमेशा आना चाहता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया और उससे इसको प्रूव किया कि द नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी इज नॉट द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब उन्होंने ये और क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड विथ नो फोर्स एक्ट ऑन देम। इसका मतलब अगर कोई भी बॉडी है, अगर उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, अगर वो 5 मीटर, सपोज कि वो यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है और उसके ऊपर नो फोर्स इज एक्टिंग, देन इट विल कीप मूविंग विद दैट यूनिफॉर्म स्पीड। वो उसी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करते रहेगा अनटिल एंड अनलेस नो फोर्स एक्ट ऑन इट। उस पर जब तक कि कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन पहले जो साइंटिस्ट थे वो मान के चलते थे कि हर एक बॉडी कुछ भी हो वो रेस्ट में ही आएगा, इट मीन नेचुरल स्टेट इज रेस्ट। लेकिन गैलीलियो ने उनको गलत साबित किया और गैलीलियो ने बताया नहीं, हमारा जो नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट नहीं है, और बॉडी पे जब तक वो फोर्स नहीं लगेगा, उस पर अगर कोई फोर्स नहीं लगता है, ही विल कीप मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यूनिफॉर्म स्पीड मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में ही वो मूव करता रहेगा। तो देखिए गैलीलियो ने कैसे इसको प्रूव किया। उन्होंने क्या किया, ही टुक 2 इंक्लाइंड प्लेन, 2 इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, 2 इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, और क्या किया उन्होंने, आइडियल इंक्लाइंड प्लेन लिया। आइडियल इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या हुआ, इट इज अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, इट इज फ्रिक्शनलेस प्लेन। फ्रिक्शनलेस प्लेन का मतलब हुआ, और स्मूथ प्लेन मतलब इस पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करने का मतलब क्या हुआ, कोई भी बॉडी है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। कोई भी बॉडी है उस पर हमने फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया तो बॉडी मूव करने लगा। बॉडी जब मूव करने लगता है सडनली क्या देखते हैं हम लोग कि बॉडी रुकने लग जाता है, बॉडी स्टार्ट्स टू स्टॉप। कोई भी बॉल आपने फोर्स लगा दिया, वो तो मूव किया लेकिन कुछ देर जाके वो रुक जाता है। वो किस वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो हमारा सरफेस है ये इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है, विच अपोज द मूवमेंट और विच अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट का मोशन को अपोज करता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस लिया, ऐसा सरफेस बनाया जो फ्रिक्शनलेस हो। क्या कर सकते हैं उसको फ्रिक्शनलेस बनाने के लिए, आइडियल तो हम लोग बना नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग
जितना हो सके उन्होंने किया। क्या किया उन्होंने, एक मार्बल लिया, मार्बल बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, मार्बल लिया, उसके ऊपर लुब्रिकेंट वगैरह भी लगाया तो बहुत ज्यादा स्मूथ बन गया, यानी फ्रिक्शन नेग्लिजिबल के बराबर उसमें हो गया। अब उन्होंने क्या किया, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल के बराबर हो गया। अब क्या किया उन्होंने, अब उन्होंने एक बॉल लिया, हिट 2 का बॉल, एंड उन्होंने इस पे से स्लाइड किया, इस पे से इसको छोड़ दिया। जैसे ही स्लाइड किया, इस पे से छोड़ दिया, तो उन्होंने देखा कि बॉडी वेलोसिटी जो है बॉडी का वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे वो नीचे आ रहा है तो बॉल का वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। यहाँ ये बॉल का वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बॉल के ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है। हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हमारा अर्थ जो होता है, अर्थ एक्ट्स अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एवरी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाता है। तो क्या किया, ये बॉल है, बॉल के ऊपर अर्थ जो है एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहा है। उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, इस बॉल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इट मीन्स द स्पीड ऑफ बॉडी विल इंक्रीज, बॉडी का स्पीड जो है वो इंक्रीज करता है। इंक्रीज किया किया किया, फिर बॉल यहां आ गया, बॉल यहां आया, और उसके बाद क्या किया, बॉल स्टार्ट्स क्लाइंबिंग ऑन अनदर प्लेन, बॉल अब दूसरे प्लेन पर क्लाइंब करना स्टार्ट किया। बॉल जैसे ही दूसरे पे क्लाइंब करना स्टार्ट किया, इसमें हमारा ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ ही है, और जो हमारा रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होगा ये इसको अपोज करेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या होगा, हमारा बॉल के ऊपर डी एक्सेलरेशन आएगा, इसका मतलब रिटार्डेशन आएगा। तो बॉल का स्पीड ऊपर जाने में हमारा डिक्रीज हो जाएगा। जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो हमारा बॉल का स्पीड इंक्रीज हो रहा था, एंड इन द केस इट इज क्लाइंबिंग, जब क्लाइंब कर रहा है तो बॉल का स्पीड हमारा डिक्रीज होने लग गया। अब देखो क्या होता है, यहां हमारा फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। अब क्या किया उन्होंने, जैसे यहां से इन्होंने इसको छोड़ा, उन्होंने देखा कि उसने जितना हाइट से इसको छोड़ा था उतना ही हाइट पे यहां पे वो अटेन करता है। द बॉल विल अटेन द सेम हाइट। अगर दोनों का इंक्लिनेशन एंगल सेम है, दोनों का इंक्लिनेशन एंगल अगर 30 डिग्री सपोज है, दोनों का इंक्लिनेशन एंगल अगर सेम है, दोनों सेम डिग्री पे इंक्लाइन है, तो हमारा जो बॉल था वो जितना हाइट से इसको ड्रॉप किया था उतना ही हाइट दूसरे प्लेन पे अटेंड किया। इट मीन्स इफ द बॉल रोल्स बिटवीन टू प्लेन्स इंक्लाइंड इक्वली, इट विल अटेन द सेम हाइट ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में सेम हाइट अटेंड किया। अब उन्होंने क्या किया, अब इस वाले प्लेन को धीरे धीरे इसका एंगल कम करना स्टार्ट किया। अब एंगल इधर कर दिया, थोड़ा और एंगल नीचे कर दिया, स्लोप उसका डिक्रीज कर दिया। जैसे स्लोप किया तो क्या होगा, इसका इंक्लिनेशन को जैसे डिक्रीज किया, अब बॉल जो है ज्यादा डिस्टेंस कवर करने लग गया। पहले बॉल यहां से यहां किया, अब इधर थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस तक कवर किया, और जैसे ही और ज्यादा डिक्रीज किया, और ज्यादा कवर करने लग गया। अब क्या किया उन्होंने, धीरे 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 इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन कर दिया, ये बॉल प्लेन को हॉरिजॉन्टल कर दिया, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे कर दिया। हॉरिजॉन्टल कर दिया मतलब बॉल यहां से आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और यहां से इधर जाने लग गया। बॉल जब इधर जाने लग गया और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो हमने पहले, अगर पहले के साइंटिस्ट के हिसाब से बात करें तो क्या होना चाहिए, बॉल रुक जाना चाहिए, कुछ स्पीड पे यहां जाके कुछ दूर जाके रुक जाना चाहिए। लेकिन गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया, जो वो फ्रिक्शनलेस सरफेस यूज किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बॉल रुकता नहीं है। यहां तक बॉल ने जो वेलोसिटी गेन कर लिया था, सपोज यहां उसने 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी गेन कर लिया था, तो वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही वो मूव कर रहा है। It means if the second plane is horizontal, the ball continues to move infinitely, but लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, ये बॉल रुक जाता है, और वो किस वजह से रुक जाता है, ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है। लेकिन अगर हमारा स्मूथ प्लेन है, आइडियली स्मूथ प्लेन है, आइडियली फ्रिक्शन लेस प्लेन है, तो हमारा बॉल अगर 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ अटेन कर लिया था अपना स्पीड को, तो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ही मूव करते रह जाएगा। तो इसी से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द स्टेट ऑफ रेस्ट इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ एनी बॉडी। अगर इसका बॉडी का नेचुरल स्टेट, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट रहता तो क्या होता, बॉडी यहाँ रुक जाता, बॉडी आता यहाँ आके रुक जाता,
थोड़ा दूर ट्रेवल करता, रुक जाता। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बॉल रुक नहीं जा रहा है जब तक कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। उस पर फ्रिक्शनल फोर्स भी जीरो काम कर रहा है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब बॉल नहीं रुकेगा, बॉल मूव करते रह जाएगा। तो वी कैन कंक्लूड दैट नेचुरल स्टेट ऑफ एनी बॉडी इज नॉट स्टेट ऑफ रेस्ट। जो हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट है दैट इज नॉट नेचुरल स्टेट ऑफ द बॉडी। लेकिन और क्या करेगा, ऑब्जेक्ट मूविंग कांस्टेंट स्पीड इफ फोर्स एक्ट ऑन, इफ नो फोर्स एक्ट ऑन देम। बॉडी क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर जाएगा। यहीं से उन्होंने क्या कंक्लूड किया, इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इसका मतलब हर एक बॉडी वो जिस भी स्टेट में है, इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई और फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। या फिर कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना चाहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने का कोशिश करेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स ना लगे। तो मेन हमारा क्या हो गया, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एवरी बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। वो अपना स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में अगर चेंज आ रहा है तो उसको अपोज करेगा, वो जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था, ओरिजिनल उसका स्टेट था, उसी में रहना वो कोशिश करेगा। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। इसी चीज का यूज करके हमारा गैलीलियो ने इन्हीं चीज को स्टडी, न्यूटन ने इन्हीं चीज को स्टडी किया एंड ही गेव 3 लॉज ऑफ मोशन। उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिया। तो लेट अस स्टडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उन्होंने कैसे इसको स्टडी किया और कैसे लॉज ऑफ मोशन दिया। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लेट्स स्टडी कि हमारा न्यूटन ने इन चीजों को स्टडी कैसे किया और कैसे लॉज ऑफ मोशन दिया। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले वी नीड टू नो अबाउट अ टर्म। एक टर्म हमें जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, मैंने जो अभी अभी बताया था कुछ टाइम पहले, उसी को इनर्शिया कहते हैं। मतलब इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट और प्रीवियस स्टेट। मैंने जो बताया आपको कि कोई भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। अगर कोई भी बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में ही मूव करते रहना चाहेगा। इसको आप लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, देखिए स्टेट ऑफ रेस्ट में कैसे। सपोज आप बस में बैठे हो, आपने बहुत टाइम ऑब्जर्व किया होगा, बस में आप बैठे हुए हो और अचानक क्या होता है, बस सडनली स्टार्ट। बस जैसे ही स्टार्ट का होता है, आप बैठे हुए, बस जैसे स्टार्ट होता है, बस तो स्टार्ट हो गया, लेकिन आप जो हो, आप पैसेंजर जो हो, यू वांट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, आप रेस्ट में ही रहना चाहते हो। तो आपको क्या होता है, यू गेट अ बैकवर्ड जर्क, आपको बैकवर्ड जर्क लगता है, बैकवर्ड जर्क लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप रेस्ट में ही रहना चाह रहे थे, लेकिन हमारा बस मूव कर गया तो आपको बैकवर्ड जर्क लग गया। दूसरा हमारा मोशन के बारे में बात करते हैं कि मोशन कैसे होगा, स्टेट ऑफ मोशन को कैसे आप रखना चाहते हो। यही बस अगर मूव कर रहा है, अब मूव कर रहा है, इट सडनली स्टॉप। जैसे ही सडनली स्टॉप करता है तो क्या होता है, आपको फॉरवर्ड जर्क लगता है, अब आगे की तरफ जर्क लगता है। आपको क्यों लगता है, क्योंकि जब बॉडी मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो आप भी यू ऑल्सो टेंड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड, आप भी यूनिफॉर्म स्पीड में रहना पसंद करते हो। लेकिन जैसे ही बॉडी सडनली स्टॉप होता है तो बॉडी तो रुक गया, लेकिन आपको एक आगे की तरफ जर्क लग गया, क्योंकि आप रहना तो चाहते हो मोशन में, लेकिन बॉडी रेस्ट में आ चुका है, इसलिए आपको फॉरवर्ड जर्क लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो लेट अस डिफाइन इनर्शिया। इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन in its previous or original state. That means either a state of rest
और स्टेट ऑफ मोशन। हर एक बॉडी जिस भी स्टेट में है उसी स्टेट में रहना पसंद करता है, उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। अगर हम लोग मोशन में रेस्ट में है तो हम लोग रेस्ट में ही रहना पसंद करते हैं, अगर हम लोग मोशन में है तो हम लोग मोशन में ही रहना पसंद करते हैं। अब देखिए इनर्शिया आपको पता चल गया। अब इनर्शिया आप अब देखे होगे इनर्शिया कैसे हम लोग इसको मास से रिलेट करते हैं, मास एंड इनर्शिया, मास और इनर्शिया को रिलेट करते हैं। सपोज कि एक ट्रक है और एक हमारा मोटरसाइकिल और एक बाइक है, एक हमारा ट्रक है और एक बाइक है, दोनों स्टेशनरी पोजीशन में, दोनों रुके हुए हैं। एक हमारा ट्रक है और एक हमारा बाइक है, दोनों स्टेशनरी पोजीशन में है। आप कभी ऑब्जर्व किया होगा अगर वो रेस्ट में है, आपको उसका स्टेट चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है तो आपको जो ट्रक है यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। इन द केस ऑफ ट्रक आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ट्रक में, लेकिन आपको वही बाइक को मूव कराने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी हमारा जो ट्रक है उसके पास ज्यादा इनर्शिया है। ज्यादा इनर्शिया क्यों है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और हमारा जो स्कूटर या फिर बाइक है उसका मास कम है तो उसका इनर्शिया कम है। सो वी कैन डिफाइन, क्या कह सकते हैं हम लोग, इट मीन्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी बॉडी के पास कितना इनर्शिया है उसके मास से हम लोग बता सकते हैं। जिस भी बॉडी का जितना ज्यादा मास, इट मीन्स दैट बॉडी हैज दैट मच इनर्शिया। उस बॉडी के पास उतना ज्यादा इनर्शिया है, वो उतना ज्यादा अपने उसी स्टेट में रहना चाहता है। ये मैंने आपको बता दिया, ट्रक के पास ज्यादा मास है इसका मतलब ज्यादा इनर्शिया है। ज्यादा इनर्शिया मतलब अगर हम लोग उसका स्टेट चेंज करना चाहते हैं, यानी अगर हम रेस्ट में उसको मोशन में लाना चाहते हैं तो हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वही अगर हमारा मोटरसाइकिल है या फिर बाइक है जिसके पास कम मास है तो कम इनर्शिया है, इसका मतलब हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसका स्टेट को चेंज करने के लिए। सो वी कैन से, क्या कह सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी बॉडी का जो मास होता है दैट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया दिया। इनर्शिया को समझने के लिए आप लोग और एक तरह समझ सकते हो। आप कभी कभी क्या करना, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कभी, बचपन में करते तो यहाँ पर करना, एक ग्लास लेना, एक ग्लास के ऊपर आप एक पेपर डाल देना, कोई भी कूटेड पेपर डाल देना, आप कूटेड पेपर डाल देना और उसके ऊपर आप क्वाइन डाल देना। उसके ऊपर आप जैसे ही क्वाइन रखोगे और क्या करना, आप पेपर को, जो आपका कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाना, उस पर आप ऐसे करके फोर्स लगाना। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे आप देखोगे कि आपका कार्डबोर्ड निकल जाएगा और क्वाइन जो है दैट विल फॉल इन द ग्लास, वो ग्लास में गिर जाएगा। अब इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है, उसके ऊपर जो क्वाइन था, क्वाइन हमारा स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना पसंद किया। जबकि हमारा कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाए तो कार्डबोर्ड तो मूव कर गया लेकिन हमारा क्वाइन उस ग्लास में गिर गया, क्योंकि हमारा जो क्वाइन था वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना पसंद किया, वही उसका इनर्शिया हो गया। अब उसी केस में आप पहले 1 रुपए का क्वाइन लो, फिर आप 5 रुपए का क्वाइन लो। 1 रुपए का क्वाइन के पास हमारा कम मास होता है और 5 रुपीज क्वाइन के पास हमारा ज्यादा मास होता है, तो हम अब क्या होगा, हमको उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा 5 रुपीज क्वाइन में। अब देखिए ये सारी चीजें आपको समझ आ गया इनर्शिया क्या होता है। अब इनर्शिया हमारे 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय विच इट टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। जैसे मैंने आपको पैसेंजर वाला दे दिया, जब आप कोई बस में बैठे हुए हो और बस
सडनली स्टार्ट हो रहा है, बस सडनली स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप रेस्ट में थे तो आप रेस्ट में रहना पसंद करोगे तो आपको बैकवर्ड जर्क लगेगा. इट मीन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको पता चल गया. इट मीन्स द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच दैट बॉडी ऑलवेज टेंड्स टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा. इसका आप मैं जो कुछ पढ़ा उसको कॉन्सेप्ट समझ लो. मैं नोट्स आप हमारे वेबसाइट erujiva.com से डाउनलोड कर सकते हो कि आपको अगर एग्जाम में आता है तो आपको कैसे डिफाइन करना है, कैसे लिखना है, उसको कॉन्साइजली कैसे लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है, सब आप नोट्स में देख सकते हो. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम आवर वेबसाइट erujiva.com. erujiva.com. अभी आप कॉन्सेप्ट समझते चलो. एक हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सेकेंड वाज इनर्शिया ऑफ मोशन. क्या होगा इनर्शिया ऑफ मोशन? इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर कोई मोशन में है दैट ऑलवेज टेंड्स टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन. वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा. द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच इट टेंड्स टू बी इन मोशन. वो मोशन में ही रहना पसंद करता है. दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. अब देखिए इसका क्या एग्जांपल मैंने पहले ही बता दिया. कोई पैसेंजर, आप बस मूव कर रही है, मूव कर रहा है, बस मूव कर रहा है, इसका मतलब आप भी मोशन में हो, आप साथ में बस के साथ मोशन में हो. फिर क्या होता है, सडनली बस स्टॉप हो गया, लेकिन आप जो हो आप मोशन में ही रहना पसंद करोगे, लेकिन बस तो रुक गया तो आपको फॉरवर्ड जर्क लगेगा, आगे की तरफ धक्का लगेगा. तो दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. अब एक तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? इफ अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इट ऑलवेज टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करना चाहता है. इसका मतलब आप कैसे इसको एग्जांपल को सोच सकते हो. आप कभी कार में जाते हो, आप कार में ट्रेवल करते होगे. कार में जब आप ट्रेवल करते होगे, अगर आप देखते होगे आप लेफ्ट टर्न लेते हो, अगर कार यहां से अगर लेफ्ट टर्न लिया तो आपको राइट में एक जर्क लगता है. अगर ट्रेन जो हमारा कार मूव कर रहा है, कार राइट टर्न लिया तो आपको लेफ्ट में, अगर लेफ्ट में कार मूव किया तो आपको राइट में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपको जर्क लगता है. अगर कार जा रहा है, कार अगर लेफ्ट टर्न लिया तो आपको राइट में झटका लगेगा. तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी समझ में आ गया होगा. अब इन्हीं चीजों पे हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है. यही इनर्शिया के बेसिस पे ही हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? जो न्यूटन थे उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन दिया था एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. लॉ ऑफ इनर्शिया इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in uniform motion will remain in uniform motion until and unless an unbalanced force act on it. उस पे जब तक कि कोई भी बॉडी क्या है हमारा रेस्ट में ही रहना, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रह जाएगा. अनटिल एंड अनलेस कब तक? जब तक कि उस पे एक एक्सटर्नल फोर्स न लगे, जब तक कि उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगे तब तक. तो हम लोग क्या कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन in a straight line will remain in a state of uniform motion in a straight line until and unless it is compelled by a
external force to change its state. क्या हुआ? A body at rest will remain in rest condition and a body in uniform motion in a straight line will remain in uniform motion in a straight line until and unless a external force, it is compelled by external force to change its state. अगर हम लोग उसका स्टेट चेंज करना है, इसका मतलब हमें एक्सटर्नल फोर्स उस पर डालना पड़ेगा. बिना एक्सटर्नल फोर्स के वो बॉडी अपना जो उसका प्रीवियस स्टेट था उसको कभी चेंज नहीं करेगा. वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में था तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, अगर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में था तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देंगे. तो यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है. इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि इनर्शिया ही है ये चीजें तो इनर्शिया, मैंने इनर्शिया का डेफिनेशन बताया. बस एक यहाँ क्या ऐड हो गया हमारा, अनटिल एंड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स. जब तक कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेगा तो वो इनर्शिया को मेंटेन करने की कोशिश करेगा. यही चीज हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे बढ़ेंगे और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. अभी तक तो हमने थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी, अब आगे हमारा न्यूमेरिकल चीजें भी आएंगे. हमें डेरिवेशन भी करना है, हमें फोर्स का फॉर्मूला भी निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है, ये सारी चीजें करना है. यहां से हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमारा क्या होता है, एक हमारा डेफिनेशन ऑफ मोशन भी यहां से बनता है. वो क्या डेफिनेशन ऑफ मोशन बनेगा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल फिजिकल काउज which changes or tends to change the state of body, either state of rest or state of motion. इसका मतलब फोर्स जो है वो ऐसा एक्सटर्नल फिजिकल काउज है जिसके वजह से क्या होता है, वो किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है. स्टेट चेंज करने का मतलब क्या हुआ, वो स्टेट ऑफ रेस्ट था तो उसको स्टेट ऑफ मोशन में ला सकता है, और वो अगर स्टेट ऑफ मोशन है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में भी ला सकता है उसको, या स्टेट ऑफ मोशन का यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है तो उसका स्पीड को भी वो चेंज कर सकता है. तो यहाँ से हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स भी इस तरह आ जाता है. तो आपको आई होप कि सारी चीजें समझ में आ गई होगी. तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए. और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है इसका नोट्स along with previous year questions, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com, edujiva.com. आप इस पे जाना, लॉग ऑन करो, इसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना और वहां से नोट्स डाउनलोड कर लेना. और हमारे चैनल एडुजीवा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया. थैंक यू दोस्तों, बाय, कीप लर्निंग.